किसी को 100 में से 90 मिल के भी पास नहीं हो पा रहा है, वहीं किसी को 30 से 40 मिल के भी पास हो रहा है। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वहीं दूसरी तरफ भारत के सिर्फ 10% लोग भारत के 77% वेल्थ की मालिक है और नीचे से 50% लोग सिर्फ 6 से 7% वेल्थ के मालिक है। क्या ये भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? तो आइए इस वीडियो में हम डिटेल समझते हैं कि हमारे देश में ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्यों रहा है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, रिजर्वेशन हटाने की बात नहीं करता, बल्कि रिजर्वेशन ऐड करते ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रिजर्वेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें सबसे पहले रिजर्वेशन सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ यह समझना जरूरी है। भारत में रिजर्वेशन सिस्टम की आइडिया आया 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने, जब अनटचेबिलिटी को काउंटर करने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। और बाद में हमारे देश में ये जो वर्तमान टाइम का रिजर्वेशन सिस्टम है उसकी नींव रखा गया 1932 में, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजी मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड को प्रपोज किया, जहां पे बोला गया था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सेपरेट कम्युनिटी, मतलब अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट की सुविधा। मतलब कि सिख के लिए अलग इलेक्टोरेट, मुस्लिम के लिए अलग इलेक्टोरेट, क्रिश्चियन के लिए अलग इलेक्टोरेट या हिंदुओं के लिए भी एक अलग इलेक्टोरेट सिस्टम की व्यवस्था किया गया था। गांधी जी के बहुत निगोशिएशन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट साइन किया गया, और जहां पे बोला गया हिंदू एक ही कम्युनिटी रहेंगे, लेकिन वहां पे कुछ रिजर्व रखा जाएगा पिछड़े जातियों के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद भारत में सिर्फ एससी और एसटीओ को रिजर्वेशन दिया गया था। बाद में 1991 में मंडल कमीशन के राय से ओबीसी के लिए भी एक रिजर्वेशन रखा गया 27%, और रिसेंटली 2019 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन अब आप कहेंगे कि एक तरफ इंडिया चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, वहीं भारत में रिजर्वेशन की इतना जरूरत क्यों है? लेकिन उससे पहले जो निचले जातियों पे जो अन्याय या अत्याचार हुआ है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, हिंदू समाज में पहले वर्ण भेद था, मतलब स्किन कलर के ऊपर वो 2 भाग में डिवाइड हुए थे, और बाद में अपनी कर्म के आधार पर उन्हें 4 भाग में डिवाइड किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण मतलब जो लोग पूजा पाठ या पढ़ाई लेके रहते थे उनको ब्राह्मण कहा गया, और जो लोग देश की सुरक्षा करते थे या जो रूल करते थे उसे कहा गया क्षत्रिय, और वैश्य कहा गया जो बिजनेस करते थे या जो लैंड ओनर थे उसे वैश्य कहा गया, और जो शूद्र थे वो थे छोटे मोटे कारीगर या जो दिन मजदूर थे उन्हें शूद्र कहा गया। तब ये डिवीजन काम के आधार पर हुआ था, मतलब कि किसी भी दिन मजदूर की लड़का अगर कोई पूजा पाठ करना चाहता है या स्कूल में पढ़ाता है तब उसे ब्राह्मण ही कहा जाएगा, और किसी भी मतलब वैश्य के या व्यवसायी का उसका लड़का अगर वो राज कर रहा है या रूल कर रहा है या राजा है तब उसे क्षत्रिय कहा गया। मतलब काम के आधार पर उसका डिवीजन हुआ था। लेकिन जो कहने में है ना, राजा का बेटा ही राजा होता है, और यहाँ पे भी ऐसा ही हाल होने लगा। मतलब जो पढ़ाई कराते थे या जो ब्राह्मण थे, जो पूजा पाठ करते थे, उन्हें उच्च जाति माना गया, और उसके बाद जो रूल करते थे उसका माना गया, उसके बाद जो बिजनेस करते थे उनको माना गया, और ये जो शूद्र थे उन्हें नेग्लेक्ट किए जाने लगा। उन लोगों पे बहुत ज्यादा निर्यातन हुआ है, उन्हें छूना माना था, उन्हें मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक कि वो अगर रास्ते में चलते थे तो उन्हें उनका जो पैर का छाप है उसे भी मिटाना पड़ता था। एक तरह से कहा जाए तो अपर कास्ट के लोग स्लेव्स की तरह ट्रीट करने लगे शूद्रस को। इतना ज्यादा उन लोगों से उत्पीड़न हुआ कि वो लोग आगे ही नहीं बढ़ पाए, या उनके पास इन्वायरमेंट ही नहीं था कि वो लोग आगे बढ़ सके। रिजर्वेशन किया गया था मेरिटोक्रेसी के आधार पर, मतलब सामाजिक इक्वालिटी के आधार पर, लेकिन इसका कुछ खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि आज भी गांव में छुआछूत की प्रैक्टिस किया जाता है या उन लोगों को एक अलग नजर से देखा जाता है। इंटरकास्ट मैरिज भी नहीं हो सकता, और इन्हीं सब कारणों के लिए जो हायर कास्ट थे वो बहुत ही आगे बढ़ गए। इसी वजह से सिर्फ 10% लोगों के पास 77% वेल्थ के मालिकाना है, और इसी वजह से ब्राह्मण सिर्फ 3% होते हुए भी भारत के 70% से ज्यादा पोस्ट पे ब्राह्मण बैठते हैं। रिजर्वेशन का बात उठता है तब जब किसी को 90 मिल के भी पास नहीं हो पाता और कोई 30 से 40 मिल के पास हो जाता है। लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि आप लोगों के पास जो मतलब कि इन्वायरमेंट है, क्या उसके पास भी सेम इन्वायरमेंट है? क्या आप देखते हैं कि आप जब 1, 2 या कि आप प्राइमरी स्कूल में हैं तब आपके साथ बहुत सारे SC ST बच्चे पढ़ने होंगे, लेकिन आप जब हायर एजुकेशन में जाएंगे, मतलब आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं, तब आप
देखेंगे थोड़ा कम हो गया है। लेकिन वही बात आप कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे सिर्फ 1-2 लड़का आपको कॉलेज में मिल जाएगा आपके साथ जो SC या ST कैटेगरी से आता है। वहीं आप और भी हायर एजुकेशन में जाएंगे जहां पे PhD पे, वहां पे तो उन लोगों की वैकेंसी भी फुल नहीं होती। आपके पास तो आपकी पुरखों की संपत्तियां हैं, लेकिन क्या उन लोगों के पास और कुछ है? आपके पास हाईवे के पास जमीन है, लेकिन क्या उसके पास है? लेकिन ये सामाजिक इक्वलिटी के चक्कर में भारत अपने दिमागों को खो रहा है। मतलब देखिए, जहां पे 90% पाके भी नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी को 30% या 40% से भी नौकरी मिल रहा है। क्या दोनों के दिमाग अलग है? मतलब किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है? नहीं, दोनों का दिमाग, जो दोनों ही इंसान है तो दिमाग दोनों का ही सेम होगा। और क्रीमी लेयर का भी एक प्रॉब्लम है, मतलब कि कुछ लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस तो बढ़ गई है, मतलब किसी कोई IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर जो SC या ST कैटेगरी से आते हैं, वो फिर भी उसके बच्चा जो है वो फिर भी SC या ST की रिजर्वेशन लेता है। ये कोई बात नहीं हुआ दोस्त। आप जनरल कैटेगरी में देखोगे वहां पे भी कुछ लोग हैं जहां पे उसके पास कुछ भी नहीं है, किसी का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही खराब है, लेकिन उसके बाद भी वो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है। भारत में सामाजिक इक्वलिटी तो लगभग बढ़ रहा है, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इक्वलिटी है ये एकदम हद से ज्यादा बढ़ चुका है। मुझे लगता है रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन वो सामाजिक इक्वलिटी के बेस पे नहीं, बल्कि इकोनॉमिक इक्वलिटी की बेस पे होना चाहिए। आपके राय रिजर्वेशन को लेके क्या है, आप कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मीनिंगफुल टॉपिक्स के लिए आप BM जनरल स्टडीज को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।